अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं इस नए सेशन में। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं और आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है कि जो सिविल जज के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उसमें आपने अटेम्प्ट लेनी है और उसको आपने सम हाउ जो है वो ओवरकम करना है, उसमें आपने कामयाबी हासिल करनी है। आ जाएँ जी, वेलकम, आ जाएँ। जो लास्ट हमारे पेपर्स हुए हैं सिविल जज के, उसके अंदर जो एक ट्रेंड सामने आया है, ख़ास करके इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर, उसी ट्रेंड को हम मद्देनज़र रखते हुए इस सेशन के अंदर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और वो ट्रेंड ये है कि हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है, जो सिलेबस है, वो इनडेफिनेट है। अगर आप ये कहें कि हम कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लें ग्रामर के एंगल से या लिटरेचर के एंगल से, तो शायद हमारा पेपर जो है वो हम उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमें ग्रामर के पोर्शन में और लिटरेचर के पोर्शन में हर चीज़ को, हर एंगल को जो है वो हमने कवर करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि कैसे, जब हमारे पास ये जो इसका सिलेबस है उसको हम दो पोर्शन के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ है हमारे पास ग्रामर का पोर्शन। अब ग्रामर के पोर्शन में कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरह एक्सेल करना है, इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बेसिक, और आगे जो है वो हमें एडवांस लेवल तक जाकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और वो चीज़ें हमें पढ़नी हैं जो आज से पहले आपने नहीं की हैं, और वो चीज़ें जो शायद आपको काम भी नहीं आएंगे आपके, लेकिन वो इस पेपर के अंदर, चूँकि एग्ज़ामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट टाइम जो है वो आपने देखा कि उससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर के जो एसे था, उसकी जो नेचर ऑफ टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जैसे जैसे आगे आने वाले ईयर्स हैं उसमें आपके एसेस के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, मार्क्स डिवीज़न भी आपके ऊपर नीचे हो सकती है। यू कैन नॉट से फॉर सर्टन कि अगले साल भी आपको जो पेपर है या अगला जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका ऐसे 50 मार्क्स का होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपसे ऐसे जो है वो 50 मार्क्स का डिमांड ना करे, वो 20 मार्क्स पे आ जाए, वो 25 पे आ जाए, वो 30 मार्क्स का वो एक आपको कोटेशन दे दे और आपने सिर्फ उसको एक्सपेंड करना है, आपने एक्सपेंशन करनी है। हो सकता है कुछ सेंटेंसेस वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे दे दे, एक्टिव पैसिव पे दे दे। जैसे पंक्चुएशन आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आगे पंक्चुएट आपने करना होगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस पेपर में वो आपसे डायलॉग राइटिंग के ऊपर पूछ ले, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर पूछ ले, फॉर्मल लेटर राइटिंग का कोई आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लेटर टू एडिटर्स। इनफॉर्मल नहीं आएंगे जैसे हम बहुत साल पहले पढ़ते थे कि आपने जो है वो कोई लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि आ जाओ भाई गर्मियों की छुट्टियां स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मल लेटर राइटिंग होगी जो आपने किसी एडिटर को लिखना है जिसके अंदर आप कोई प्रॉब्लम्स हैं और आप उसका कोई सल्यूशन डिमांड कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो ओवरकम करनी पड़ेगी, इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि ग्रामर के पोर्शन के अंदर, इस सेशन के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और किन चीज़ों को हमने आगे लेकर चलना है। फिर आगे लिटरेचर का पोर्शन आएगा, उसके अंदर भी हमने इस साल क्या चेंजेस करनी है। तो देखें, ग्रामर में सबसे पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का। जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जो है वो आने वाले लेक्चर्स के ऊपर पूरा काम करेंगे। ये बेसिक लेवल है जहाँ से आप कुछ ना कुछ लिखना शुरू करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पेपर दे दे, जैसा कि अब दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आने लगा है कि एक सेंटेंस लिखा होता है और उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं उसको अंडरलाइन किया होता है और वो पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कौन सा पार्ट है, या इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वर्ड जो अंडरलाइन है ये नाउन है, प्रनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या एक सेंटेंस लिखा हो और यू आर सपोज टू स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। ये भी आ सकता है कि इसके अंदर पंक्चुएशन की एरर है, इसके अंदर कंजंक्शन की एरर है, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, कोई मिसलेनियस एरर है, कोई कम्बिनेशन मिस्टेक है, कौन सी एरर्स हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो हम साथ साथ करेंगे। तो इस हवाले से हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस क्या हैं। फिर आगे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जिस तरह आप आज से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते जा रहे हैं कि आप कोई भी किताब उठाते हैं, बहुत आसान है। देखिए, एकेडमी में आपका आने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको आती हैं उनको पॉलिश किया जा सके
और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी वो आप तक जो है वो आपको पहुंचाई जा सके, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अदरवाइज़ ये ग्रामर का सारा पोर्शन आप घर बैठ के किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आपको ब्रीफली इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो करवाऊँगा। जैसे लेट्स से कि जब भी हम नाउन स्टार्ट करेंगे तो उसकी हम काइंड्स पढ़ लेंगे, नाउन क्या होता है, लेकिन जो इसके ऊपर फोकस करेंगे वो ये है कि एरर इज इन नाउन, कि नाउन को जब हम लिखते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर तो कहाँ कहाँ पर हम एरर्स करते हैं। समटाइम्स कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर के सेंस में आते हैं, वो कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते, हमें कैसे पता चलेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल सेंस में लिखे जाते हैं, वो कभी भी चाहे उनके साथ चाहे हमारा मतलब सिंगुलर ही क्यों ना हो, वो हमेशा प्लूरल सेंस में लिखे जाते हैं, उनके साथ फिर वर्ब हमारा प्लूरल आता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो लिखे प्लूरल सेंस में जाते हैं लेकिन वर्ब उनके साथ जो है वो हमेशा हमारा सिंगुलर आता है। तो क्या क्या एरर्स हैं वो हमने स्पॉट करनी होंगी। इसी तरह जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके अंदर जो एरर्स हैं हम उनके ऊपर काम किया करेंगे, वो प्रैक्टिस में आपको करवाया करूँगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर बेसिक वही चीज़ टेंसेस, अगेन टेंसेस आप सबको आते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि किस तरह आप जो है वो पहले से बेहतर लिख सकते हैं और किस तरह आप अपनी एरर्स को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं टेंसेस के दौरान। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, ठीक है जी। उसके बाद लेटर राइटिंग, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है। रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है डायलॉग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डायलॉग आपको आ सकता है इन कमिंग जो आपके एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद प्रेस राइटिंग, ट्रांसलेशन। देखें जो ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर आप पिछले 4-5 साल 10 साल के पेपर्स उठा के देख लें तो उसमें वो क्या करता था कि एक कोई 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इस तरह आता था कि एक आपको पैसेज आता है, उसकी आपने प्रेसी करनी है एंड कंप्रीहेंशन, और उसी पैसेज में से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने उनको आंसर करना है। लेकिन साथ साथ आपने एक सेपरेट क्वेश्चन होता था कि उसी पैसेज की आपने ट्रांसलेशन भी करनी है। लेकिन प्रीवियस ईयर में आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, चेंज हो गया। अब वो अगले आने वाले सालों में वो ये इस तरह का क्वेश्चन देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ट्रांसलेशन के क्या रूल्स हैं, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। उर्दू के अंदर सेंटेंसेस लिखने का क्राइटेरिया डिफरेंट है, इंग्लिश के अंदर जब उन्हीं सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा तरीक़ाकार थोड़ा चेंज हो जाता है। और वो ट्रांसलेशन हम बेहतर तरीके से तभी कर सकते हैं जब हमें ये सारे बेसिक रूल्स पता हों। जैसे आज हम इस लेक्चर के अंदर मैं आपको छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स के ऊपर करवाऊंगा कि देखें इस तरह के जो स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें आपको करवाऊंगा आज। उसके बाद हमारे पास ऐसे राइटिंग आ जाती है, इसके ऊपर भी आगे एक्सटेंसिव लेक्चर्स होंगे। सबसे पहले आज जो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों लिखते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या हैं, आउटलाइन बनाने का छोटा मोटा एक बहुत ब्रीफ आज आपको बताऊंगा कि आउटलाइन कितने तरीक़ों से बनाई जा सकती है, फिर ऐसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, और फिर आने वाले टाइम में आप सारे एसेस जो हैं वो चेक नहीं करवा सकते, ना किसी के पास इतना टाइम है। तो आपने जो ऐसे लिखना है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो खुद से ही आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके भी 2-3 तरीके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हैं जो मोस्टली हमें ग्रामर के पोर्शन में ये जो सिविल जज का एग्ज़ाम है हमें इनको सीखना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो वो कुछ भी पूछ सकता है।
हमारे सिलेबस के अंदर जो दूसरा पोर्शन है वो है लिटरेचर का पोर्शन, जिसके अंदर उसने 3 जो राइटर्स हैं उनको बताया है कि आपने इनको प्रिपेयर करना है। जैसा कि हमारे पास रसल है, बेकन है और हेलन केलर है, बिल्कुल सही। अब हमारे पास जो है वो रसल्स के बेसिकली जो है वो बताता है कि आपके पास 2 एसेस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर का आपका पेपर हुआ है वो ये हमें बताता है कि अगर हम रसल्स के सिर्फ इन 2 एसेस को पढ़ें तो शायद हम अपना लिटरेचर का जो पोर्शन है उसको हम नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जो उसने लास्ट ईयर में डिमांड किया है वो डिमांड है जो बेसिकली जो एमए इंग्लिश वगैरह करते हुए बच्चे जब लिटरेचर के पोर्शन के अंदर रसल को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। क्या वो क्वेश्चंस होते हैं कि रसल का आर्ट ऑफ नरेशन क्या है, कि रसल जो है वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कैसे करता है, इसका एक मखसूस तरीका है, वो हम सीखेंगे। उसके ऊपर मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो हमने 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रिपेयर करने हैं। दूसरा, हिज फिलॉसफी, रसल की फिलॉसफी क्या है। रसल के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फिलॉसफर ऑफ कॉमन सेंस। 20वीं सेंचुरी में इसको फिलॉसफर ऑफ कॉमन सेंस कहा जाता है। इससे पहले जो फिलॉसफर थे वो ज़्यादातर जिन आइडियाज़ को डिस्कस करते थे वो एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे। नेचर, खुदा का एग्जिस्टेंस कोई है या नहीं है, दुनिया के बारे में, पर्पस और ये समथिंग। लेकिन रसल ने पहली दफ़ा आकर इस ट्रेंड को चेंज किया। उसने वो आइडियाज़ डिस्कस किए जो ले मैन के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी, कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुश कैसे रहा जा सकता, और फिर फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है और क्यों हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को वो अपने एसेस के अंदर, एक ख़ास टेक्निक है कि वो जैसे आर्गूमेंटेटिव एसेस, जब हम एसेस कर रहे होंगे तो आपको बताऊंगा कि आर्गूमेंटेटिव एसेस कैसे लिखे जाते हैं। उसमें आप एक निगेटिंग, एक ऑपोजिट आर्गूमेंट प्रेजेंट करते हैं, फिर आप उसको निगेट करते हैं और फिर आप प्रूव करते हैं कि ये आर्गूमेंट रॉन्ग है और जो मैं आर्गूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ वो राइट है। उसके अंदर आप एविडेंसेस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, फैक्ट्स डालते हैं। रसल क्या करता है कि इसी तरह एक अपोजिंग आर्गूमेंट देता है, फिर उसके बदले में एक नया आर्गूमेंट जनरेट करता है और फिर अलोंग द पैसेज उस आर्गूमेंट को अगेन निगेट करता है एंड अल्टीमेटली वो एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। और वो स्ट्रेस डालता है कि जो कंक्लूजन अब मैंने निकाला है, अगर आपने इसको फॉलो ना किया तो फिर तबाही है, फिर इंसान के लिए जो है वो इस दुनिया पर कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए एक तरीका है साइंस के अंदर जो अपनाया जाता है, वो ये है ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि देखें, हमारे पास एक थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस क्या है? कोई भी हमारे पास एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कोई आइडिया सुनते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके ऊपर मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई कि देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बट इग्नोरेंस, इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर वंस। ये मेरा थीसिस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो सकता है कि मैनी ऑफ यू विल थिंक इन द क्लास कि नो सर, ठीक है, वी एग्री कि इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द कॉजेज, लेकिन करप्शन ये जो है, ये कॉज, ये ज़्यादा उससे स्ट्राइकिंग कर रही है, ये उससे ज़्यादा एक्सट्रीम कॉज है, ये उससे बड़ी मेजर कॉज है। अब इसका मतलब है कि जो मेरा थीसिस था उसके आप अपोजिंग आर्गूमेंट्स आपने देना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि एवरी थीसिस इज चैलेंजेबल, एवरी थीसिस कैन बोथ बी प्रूव्ड एंड अनप्रूव्ड। देयर इज, साइंस के अंदर कहते हैं देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ। फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रियलिटी जो है, अल्टीमेट रियलिटी कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि एवरी थीसिस हैज एन एंटाइथेसिस।
हर थीसिस को चैलेंज किया जा सकता है, हर आइडिया को, हर कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा सकता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन फॉर सेंचुरीज पीपल यूज्ड टू बिलीव सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ऐसा है कि नहीं? एंड देन टाइम केम जब लोगों ने अपने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, सूरज नहीं, ज़मीन रिवॉल्व करती है, ज़मीन घूमती है। तो एवरी थीसिस हैज़ ए एंटीथेसिस, वो एंटाइथेसिस। आप किसी भी चीज़ को अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मान सकते। आज की जो मॉडर्न साइंस है वो बेस करती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन और ये वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च जारी है और वो कहते हैं कि हो सकता है इन अ डेकेड और 2 ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाए कि E इज़ नॉट इक्वल टू MC स्क्वायर 2। अब अगर ये साबित हो गया तो फिर जो सेंचुरी से हम साइंस की एक हकीकत को मानते आ रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, ये सारा कुछ गलत साबित हो जाएगा। ट्रूथ इज समथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड और ट्रूथ इज समथिंग अनलेस इट इज चैलेंज्ड। जब उसे चैलेंज कर दिया जाए और अदरवाइज उसका कोई और प्रूफ निकल आए, फिर वो ट्रूथ जो है वो नहीं रहता। तो हमारे पास दो अपोजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, थीसिस और एंटाइथेसिस। सारी दुनिया का, इस कायनात का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने भी इसी चीज पर बनाया है। हमेशा हमारे पास दो अपोजिंग चीजें, मैन विमेन, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट, अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट। बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता है, हम कहानी पढ़ते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, बड़े छोटे बच्चे थे, वो गए, डाकू ने लूटा, उन्होंने कहा मेरी जेब के अंदर, ये मेरी कमीज़ के अंदर पैसे हैं, तो वो सारे डाकू मुसलमान हो गए। इस कहानी को पढ़कर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? सच बोलना अच्छी बात है, यही समझते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम कब अंडरस्टैंड कर सकते हैं? उस वक्त जब हम साथ एक और भी कहानी पढ़ रहे होते हैं कि अगर सच नहीं बोलेंगे और झूठ बोलेंगे तो उसके क्या नुकसान आते हैं। शेफर्ड एंड लॉयन कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, रीछ आ गया, झूठ बोलता है, नोबडी बिलीव एट द एंड, कोई यकीन नहीं करता। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई ना, अपोजिंग स्टेटमेंट्स। उन दोनों को एनालाइज करते हुए वी कम टू अ कंक्लूजन कि इसमें से हमें किस रास्ते को फॉलो करना है। दैट कंक्लूजन इज कॉल्ड सिंथेसिस। जो हम एक फैक्ट निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, देयर इज नो अल्टीमेट सिंथेसिस। आज आप जिस चीज को सच मान रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले वक्तों में ये झूठ हो जाए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू बिलीव कि औरत के अंदर रूह नहीं होती, सोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ वुमेन। उसके आर्गुमेंट्स क्या मैंने बताने, लेकिन ये चीज़ें गलत साबित हो। और भी इस तरह वो कहते हैं हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ सो मेनी ट्रूथ्स। कई हकीकतें थी, वो सारी हमने दफना दी, नई चीज़ों की तरफ चले। तो इसलिए वो कहते हैं कि एवरी सिंथेसिस इज अ थीसिस इटसेल्फ, एवरी कंक्लूजन कैन बी चैलेंज्ड। ये तरीका है बर्टन रसल का। ऐसे के दौरान जब वो ऐसे लिख रहा होता है, वो एक आइडिया प्रेजेंट करता है, उसको निगेट करता है, एक कंक्लूजन निकालता है, और फिर वो कहता है कि ये जो कंक्लूजन है, हो सकता है कि इससे बेटर कंक्लूजन आने वाले टाइम में आप निकाल सकें। लेकिन एट दिस मोमेंट, आज आप इसी को मानेंगे। अगर आप आज इसको नहीं मानेंगे तो फिर जो है वो आप तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो जब हमने रसल को पढ़ना है तो हमें इसकी फ़िलॉसफी, इसके कॉन्सेप्ट, इसका राइटिंग स्टाइल, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हमने सिर्फ ऐसे की रीडिंग नहीं करनी कि उसमें से हो सकता है हमें प्रेसी का पैसेज आ जाए, उसी में से ट्रांसलेशन आ जाए, तो चलो 2-2 पेजेस के ऐसे हैं, लो जी ये तो हमारा 50 मार्क्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, इसके ऊपर काम करना पड़े। इसी तरह आगे हमारे पास बेकन आ जाता है। हमारे पास इसी के 2 एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टडीज़। ये 2 एसेज हैं। मोस्ट लाइकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम्स, वो ये है कि वो इस एसेज में से आपसे ट्रांसलेशन ही पूछेगा। बेकन जो है वो इसलिए मशहूर है, ही इज़ फेमस
कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है इट इज़ वेरी पिथी। वो बहुत कंप्रीहेंसिवली बातें करता है, कम वर्ड्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जब हम